हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वांग जी ने सरेआम सबके सामने विंग को कितनी ज़्यादा इंसल्ट की थी, कितना ज़्यादा बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया था, जिस वजह से विंग के फादर जैंग फैमिली ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। वहीं विंग को तो इस बारे में पता ही नहीं था। उसे लग रहा था कि वांग जी ने और बाकी सब लोगों ने उनकी फैमिली को छोड़ दिया होगा। वहीं वांग जी भी शायद तक इसके बाद छोड़ देने वाला था, बट जब जंग फैमिली ने अपने आप को ख़त्म कर दिया तो इस बारे में वांग जी ने विंग को पता चलने नहीं दिया। उसने अपने वादे के अनुसार मैडम यू और वेनचिंग को छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसके बच्चे को भी छोड़ दिया था। बट उसने विंग को नहीं छोड़ा था। वो विंग को अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि विंग उसका ओमेगा जो है। हाँ, वांग जी ये मानना नहीं चाहता, बट उसका अल्फा विंग को किसी और के पास जाने देना भी नहीं चाहता। इसीलिए वो विंग को अपने ही घर में, अपने ही जिंशी में रखता है, अपने घर का पूरा काम करवाता है और रात को वो विंग के साथ इंटीमेट भी होता है। विंग बस वांग जी के सारे कामों को करता जाता है और साथ में वांग जी उसके साथ जो करता है वो करने देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि ये पर्सन जो भी है वो उसका अल्फा ही है। हाँ, उसे बुरा लगता है, क्योंकि उसके साथ उसका अल्फा बहुत ज़्यादा ही गंदी हैवानियत दिखाता है, बट फिर भी वो वैन चौ और वैन जुलियस उसे अच्छा ही है। इसने विंग की मर्जी पूछी थी और साथ में वांग जी ने उसकी फैमिली को भी बख्श दिया था। और विंग को वो ज़्यादा परेशान नहीं करता, विंग को टॉर्चर नहीं करता। हाँ, वांग जी उससे काम करवाता है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं जितना उसे वैन क्लैन में करना पड़ता था। उसे तो वहाँ पर मारा जाता था, पीटा जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था। बट यहाँ तो बस वांग जी का काम करना है ना। विंग ऐसा करता है, यहाँ तक कि वांग जी तो प्यार से कभी कभार ट्रीट भी कर देता है, जो वैन क्लैन में कभी नहीं होता था। विंग अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका था। उसे पता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट पहले से तो थोड़ी बहुत अच्छी हो ही गई है। अगर ज़िंदगी भर उसे इसी तरह रहना पड़े ना, तो ठीक है, वो रह लेगा। बट वो अब यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि धीरे धीरे उसे वांग जी की आदत सी पड़ती जा रही है। धीरे धीरे वांग जी की क्रेविंग उसे होती जा रही है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है। उसे पता है कि वांग जी उसका अल्फा है, तो वो अपने अल्फा के लिए तड़पता है, और जब वांग जी उसे टच करता है तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है। वांग जी उसे जैसा भी ट्रीट करे, विंग सब कुछ सहन कर लेता है। विंग का ओमेगा सब कुछ सहन कर लेता है। और वैसे भी वांग जी का अल्फा तो विंग के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है ना, तो विंग को अच्छा महसूस होता था। उन दोनों का रिश्ता ऐसे चलते जा रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी भी विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो अपने मन में गुस्सा करता था कि आखिर क्यों वो विंग के प्रति इतना अट्रैक्टेड फील करता है, उसे इतना ज़्यादा लगाव विंग से क्यों फील होता है। वो तो नफरत करना चाहिए विंग से, उसे तो नफरत होना चाहिए विंग से, क्योंकि विंग उस शख्स का बेटा है जिस शख्स ने उसकी मदर के साथ इतना कुछ किया है, इतना कुछ होने दिया है। उसका साथी था वो। उसे तो नफरत करना चाहिए विंग से, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, और वो विंग की तरफ और भी ज़्यादा पॉजेसिव होते जा रहा है। वो लैन क्लैन में विंग को कुछ भी होने नहीं देता। अगर कोई विंग को कुछ कह देना तो वांग जी बहुत ज़्यादा ही उन लोगों के ऊपर भड़क जाता था। यहाँ तक कि कई बार तो उसने अंकल को भी डांट दिया था, अंकल के ऊपर भी चिल्ला दिया था। वहीं अंकल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे, क्योंकि उन्होंने विंग को यहाँ पर सज़ा दिलाने के लिए, उसकी लाइफ को हेल बनाने के लिए रखा था। बट वांग जी तो विंग की लाइफ को जन्नत बना रहा है। लैन कुरैन को भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वांग जी विंग के प्रति कैसा इमोशन रखता है। वो उसके तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। वो विंग को मार्क कर चुका है। ये ये बात लैन कुरैन ने उस दिन नोटिस किया था, जब उसने विंग को सज़ा दिया था और गलती से विंग के नेक से हल्का सा कपड़ा हट गया था। तब लैन कुरैन ने देखा था कि विंग को मार्क किया गया है, और ये मार्क पहले नहीं था बट अब है। इसका मतलब है
कि वांग जी ने विंग को माफ कर दिया है। इस बात से तो लैनकुरन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अब विंग को यहाँ रहने नहीं देंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वांग जी विंग को अपना लेगा और लैनकुरन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि विंग को देखते ही उन्हें जैंग फैंगमैन की याद आती है और जैंग फैंगमैन को याद करते ही उन्हें वैन रूहान की याद आती और वैन रूहान को याद करते ही उन्हें अपनी भाभी का वो बुरा हाल याद आता, अपने भाई का जिससे लैनकुरन इतना प्यार करते थे, उनकी मौत याद आती और उन्हें बहुत ज़्यादा विंग से नफरत हो जाता था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो विंग को यहाँ नहीं रखेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वांग जी तो इसके पूरे प्यार में पागल हो जाएगा और अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। यही सोचकर वो जिन क्लैन में एक इनविटेशन भेज देते हैं, या कहूँ तो एक पत्र भेज देते हैं विंग को यहाँ से ले जाने के लिए। और इस बारे में वांग जी को और विंग को पता ही नहीं था। वो दोनों तो अपने ही धुन में थे। विंग वांग जी का सारा काम कर रहा था, वही वांग जी विंग को बस देखे जा रहा था। विंग को देखते देखते वांग जी को एहसास भी नहीं हुआ कि कब विंग उसके करीब आ गया। विंग वांग जी के सामने खाना लाता है और वो उसे कहता है, मास्टर, खाना। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मुझे वांग जी बोला, लानजान बोलो। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है कि मैं तो यहाँ का सिर्फ दास हूँ, मैं आपको कैसे ये सब। बट वांग जी उसे अपने करीब खींचता है, उसे अपनी गोद पे बैठाता है और कहता है, क्योंकि ये तुम्हारे मास्टर का एक हुक्म है, मुझे लैनज़ेन कहो। ये सुनकर विंग उसे लैनज़ेन कहता है, जिसे सुनते ही वांग जी को एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है। उसका अल्फा तो एक बार जोर से ग्रॉल करता है और सीधा विंग को वही जमीन में पटक देता है। विंग तो शॉक ही हो गया था, बट वो ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करता, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी वैसा ही था। वांग जी कभी भी उसके साथ चालू हो जाता था। आज भी वांग जी बिना कुछ सोचे समझे विंग के साथ वहीं पर ही इंटीमेट होने लग गया था। वहीं विंग बस अपनी आंखों को बंद करके उस फीलिंग को इंजॉय कर रहा था। हाँ, पहले-पहले उसे दर्द होता था, पहले-पहले वांग जी की हरकतों से उसे पेन होता था, क्योंकि वांग जी उसे रफली बाइट करता था, रफली उसके साथ ये सब करता था। बट जैसे-जैसे टाइम बीत रहा था, वांग जी उसके साथ नरम होता गया और वो विंग के साथ बहुत ही जेंटली ये सब करता था। शायद तक वांग जी को भी विंग से प्यार था इसीलिए, बट वो विंग को ये कभी बता ना पाया और शायद तक वो इसको जता भी नहीं पाया। बट उसकी हरकतों से कहीं न कहीं विंग को ये फ़ील हो जाता था कि वांग जी उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, बट बाद में फिर उसे एहसास हो जाता है कि वांग जी कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि कभी-कभार वांग जी की ऐसी बातों से विंग को हर्ट हो जाता है। कभी-कभार वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्ड बोल देता है, जिस वजह से विंग को ये समझ आ जाता था कि वो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकता। और ये चीज़ वांग जी भी दिल से नहीं करता था। उसके अंकल उसे भड़काया करते थे, बार-बार वो विंग के खिलाफ बोला करते थे, जिस वजह से कभी-कभार वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाया करता था और वो विंग के ऊपर चिल्ला दिया करता था, वो विंग को डाँट दिया करता था, विंग के साथ थोड़ा ज़्यादा ही रफ़ हो जाया करता था। और इस चीज़ से विंग को ये तो समझ आ गई थी कि वो यहाँ पर ज़्यादा खुशी से नहीं रह सकता, ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकता। वो यहाँ रह रहा है, जी रहा है, यहाँ नॉर्मली अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, इतना ही उसके लिए काफ़ी है। वो इससे ज़्यादा ख्वाहिश न रखे। ये बार-बार वांग जी की हरकतों से विंग को समझ आ जाया करता था और आज तो वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होने के बाद विंग को कहता है कि तुम 3 दिनों तक इस घर से बाहर मत निकलना। मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और अगर मुझे किसी ने कुछ बोला ना तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हारी हालत मैं बहुत बुरी कर दूंगा। ये सुनकर विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया था और वांग जी वहाँ से चला गया था। वांग जी ये कहना नहीं चाहता, बट वो क्या करे। वो जानता है कि अगर विंग यहाँ से बाहर निकलेगा और वो बचाने को नहीं होगा, तो उसके अंकल और लैन वाले विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और इतना परेशान करेंगे
कि विंग उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए वांग जी ने 3 दिनों तक विंग को जिंगशी से बाहर निकलने से मना किया है। वहीं विंग को लगा कि शायद तक वांग जी उसका मालिक है और विंग उसका सर्वेंट है और वो उसे बाहर निकलने नहीं देना चाहता। वो उस जिंगशी में उसे बंद रखना चाहता है। इसीलिए उसने उसे हुक्म दिया है और विंग इस हुक्म को अच्छे से निभा भी रहा था। वो जिंगशी से बाहर आ नहीं रहा था। वो वहीं साफ सफाई करता, वहीं रहता, वहीं खाना बनाता, वहीं खाता, सब कुछ वही कर रहा था। एक दिन विंग वांग जी के सामानों को क्लीन कर रहा था। तभी अचानक ही विंग की नज़र एक बहुत ही सुंदर सी एक रेड कलर की रिबन पे पड़ती है। उस रिबन को छूते ही विंग शॉक हो गया था। उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वो समझ गया था कि ये रिबन वही रिबन है जो बचपन में उसने एक लड़के को दिया था जिसने उसकी हेल्प की थी। क्या क्या वांग जी वही है? विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वांग जी को याद करते ही विंग खुश हो गया था और वो उसे देखते हुए कहता है, आप मेरे गगा हो, आप मेरे गगा हो। गगा, फाइनली हम मिल गए। आपको पता भी नहीं मैंने आपको कितना मिस किया था। ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो इस चीज़ को अपने एक छोटे से किताब में लिखता भी है। हाँ, जब से वो जिंगशी में आया है तब से वो इस जिंगसी में अकेला रहता है। हाँ, वांग जी रहता है उसके साथ, बट वांग जी उससे कम ही बातें करता है। विंग अपने बातों को किसी को बताना चाहता था, अपने दिल के दर्द को किसी के सामने बयां करना चाहता था और एक किताब से एक कॉपी से अच्छा चीज कोई भी नहीं होता। विंग ने सोचा कि क्यों ना अपने दिल के किस्से को एक डायरी में लिखा जाए, तो उसने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। उसने हर वो चीज़ लिखा जो उसके साथ बीता था और आज भी वो चीज़ लिखता है जो उसे आज पता चला है। उसके लानर गगा और कोई नहीं, ये है वांग जी ही उसका गगा है। ये बात याद करके विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो खुशी खुशी उसमें लिखता है, गगा आप जल्दी आइए, मैं आपको अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। हम इतने सालों के बाद फिर से मिल गए। क्या आप मुझे देखकर खुश होगे? आपको जब पता चलेगी क्या आप खुश होगे? क्या आप खुश होगे? ये बोलते हुए विंग थोड़ा सा उदास हो गया था और फिर वो उसमें लिखते हुए कहता है, क्या आप खुश होगे जब आपको पता चलेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? आप मुझे एक्सेप्ट करोगे काका? ये बोलते हुए विंग बस वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी अचानक ही शाम के टाइम जिंगशी में किसी ने जोर से नॉक किया जिससे विंग डर गया था। विंग जल्दी से बाहर आता है। जैसे उसने गेट खोला और देखा, वो शॉक हो गया था। वो कुछ बोलता, कुछ रिएक्ट करता, अचानक ही 3-4 लोगों ने विंग को पकड़ लिया था और विंग को खींचते हुए वो बाहर लेके आ रहे थे। विंग बोल रहा था कि क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, बट वो कोई भी उसका जवाब नहीं देते और विंग को लाकर सीधा मेन हॉल में फेंक दिया जाता है जहाँ पर लैन कुरैन और बाकी जीन्स बैठे हुए थे। जिन गोंगशान इविल स्माइल के साथ विंग को देख रहे थे। तभी लैन कुरैन जिन गोंगशान को देखते हुए कहते हैं, 1 महीना खत्म हुआ, अब आप लोग वादे के हिसाब से इसे ले जा सकते हो। ये सुनकर विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। 1 महीना कंप्लीट हो गया, क्या अब उसे इनके साथ जाना पड़ेगा? नहीं, नहीं, वो नहीं जा सकता। वो लानसन से प्यार करता है। भले ही वांग जी उसे पसंद नहीं करता, बट विंग तो अब करने लग गया है ना। विंग वांग जी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। वो यहाँ रह लेगा, वो सर्वेंट बन के रह लेगा, बट वो कहीं और नहीं जाना चाहता। यही सोचकर विंग लैन कुरैन के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और वो वहाँ वहाँ पर लैन कुरैन से भीख मांगने लग गया था कि प्लीज़ उसे मत भेजिए, प्लीज़ वो यहाँ रह लेगा, वो आप लोगों की सारी काम करेगा, वो कुछ भी करेगा, बट उसे यहाँ से मत भेजिए, प्लीज़ लानजान को आने दीजिए। ये सुनकर लान वांग जी का नाम सुनकर, यानी कि विंग के मुंह से यहाँ के कुल प्रमुख का नाम लानजान सुन के लैन कुरैन को बहुत गुस्सा आया और उसने विंग के बालों को पकड़ा और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो लानजान नहीं है, वो यहाँ के कुल प्रमुख हंगवन जुन है।
तुमने उनका नाम लेने की हिम्मत कैसे की? ये बोलकर वो उसे धक्का देते और कहते हैं, इसे मारो, इतना मारो कि ये होश में आ जाए, इसे समझ आ जाए कि ये कहाँ फंस है और इसने किसका नाम अपने मुंह से लिया है। ये सुनते ही विंग शॉक, वो उन्हें कुछ कहना चाहता था, बट वो कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर दो डिसिपल ने विंग को मारना स्टार्ट कर दिया था। विंग पूरी तरीके से रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि वो यहाँ का सर्वेंट है। तभी जिन गोंगशान लैन कुरैन से कहते हैं, अरे उसे इतना मत मारो, उसे हमें सही सलामत लेके जाना है। मैं इस चांद में जरा सा भी दाग नहीं देखना चाहता। ये बोलते हुए जिन गोंगशान विंग को बहुत ही गंदे लुक से देख रहा था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो लैन कुरैन के सामने पूरा लीन डाउन हो जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा लेट जाता है। अपने हाथों को वो उसके सामने जोड़ते हुए कहते हैं, प्लीज प्लीज मुझे मुझे मत भेजिए, ला मा, मास्टर को आने दीजिए। मास्टर ने कहा था कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। ये सुनकर लैन कुरैन को गुस्सा आता है। वो विंग को देखते हुए कहते हैं, वांग जी ने खुद हमें कहा है कि अब तुम जीन क्लैन जाओगे और ये हमारा लास्ट फैसला है, वांग जी का लास्ट फैसला है। ये सुनकर विंग को शौक लगा। नहीं, वांग जी ऐसा नहीं कर सकता, उसने खुद कहा था कि उसे कहा यहाँ से कहीं नहीं जाना है। वांग जी उसे नहीं भेज सकता। ये बोलते हुए वो लैन कुरैन को देखता है। लैन कुरैन उसे नैरो आइज करके देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें हम सबूत दें। वांग जी ने हमें कहा है, इसका मतलब है उसने हमें कहा है। वो काम से बाहर है, नहीं तो वो तुम्हें खुद वहां छोड़ने जाता। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, बट वो आगे कुछ करता ये कुछ कहता। अचानक ही जिन गोंगशान उसे बालों से पकड़ते हैं और कहते हैं, अब हमारे साथ चलने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर विंग अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वो ऐसा कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी थी और साथ में उसके बालों को जिन गोंगशान ने पकड़ा हुआ था। जिन गोंगशान भी एक अल्फा है, बहुत ही ताकतवर अल्फा है, इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों से चल पा रहा था। वो अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। फिर वो वहां से विंग को लेकर चले जाते हैं। विंग बस रोता रह गया था। वही लैन कुरैन विंग को जाते हुए देखकर एक इविल सा स्माइल करते हैं और फिर वो अपने सोफे पे आके, यानी कि अपने चेयर पे आके बैठ गए थे। तभी सीचन आके बोलते हैं, फादर आपने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने तो हमें नहीं बोला था। ये सुनकर लैन कुरैन उसके तरफ घूरते और कहते हैं, ये मेरा फैसला था और वैसे भी उस इंसान को हम यहाँ रख ही नहीं सकते। उस इंसान के फादर ने हमारी शाओ जी के साथ क्या किया था तुम भूल गए? वांग जी भूल गया क्योंकि शायद तक इस लड़के ने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया होगा, बट मैं नहीं भूला हूँ, इसीलिए मैं इसे पनिश करवाऊंगा और इसे अच्छे से जिन क्लैन वाले पनिश करेंगे। ये बोलकर वो बहुत ही क्रीपी सा स्माइल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग बस रोते हुए कह रहा था, गगा गगा आप कहाँ हैं? गगा प्लीज जल्दी आ जाइए। गगा मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। गगा प्लीज आ जाइए। गगा प्लीज प्लीज मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा, बट प्लीज मुझे आपके पास से दूर नहीं जाना है। प्लीज गगा रोक लीजिए मुझे। ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा ही फुट फुट के रो रहा था, बट जिन गोंगशान जब ये देखता है तो वो उसके बालों को खींच कर पकड़ता है और वो उसे देखते हुए कहता है, तुम अब रोना धोना बंद कर दो। क्यों, लान वांगजी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड किया क्या? फिक्र मत करो, मैं भी करूँगा, मेरा बेटा भी करेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा। ये सुनकर विंग कहते हैं, गगा गगा को आने दो, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। उन, उन, उनको पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर जिन गोंगशान कहते हैं, कौन सा गगा? तुम्हारा गगा तो मर चुका है, तुम्हारी पूरी फैमिली मर चुकी है, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। जिन गोंगशान हंसते हुए कहता है, तुम्हारा शॉकिंग फेस देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं था। तो मैं बताता हूँ, लान वांगजी और पूरे लैन क्लैन वालों ने तुम्हें ये बताया नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। तुम्हारा फादर तो उसी दिन मर चुका था जब उसने तुम्हें वांगजी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था।
ये सुनकर विंग को धक्का लगा था। वांग जी ने तो उसे कभी नहीं बताया। वांग जी ने क्या उससे झूठ बोला था कि उसने सभी को रिहा कर दिया है? क्या क्या वांग जी ने झूठ बोला? ये सोचते ही विंग को और भी ज्यादा रोना आ रहा था। वांग जी को याद करके विंग बुरी तरीके से रो रहा था। तभी जिन गोंगशन कहते, अब देखो, उसने वादा पूरा किया तुम्हारे साथ 1 महीने तक खेलने के बाद। अब वो खुद ही तुम मेरे पास भेजने के लिए एक लेटर लिखा था। देखो, मुझे उसने खुद लेटर भेजा था तुम्हें मेरे साथ ले आने के लिए। ये सुनकर विंग पहले इनकार कर रहा था कि वो मानना ही नहीं चाहता, बट जिन गोंगशन कहते, मानो या ना मानो, उसने तुम्हें खेल कर छोड़ दिया है। ये सुनकर तो विंग और भी ज्यादा टूट गया। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वापस से घर आता है। जब वो क्लैन वापस आया तो सब कुछ नॉर्मल था। वहीं बाकी लोग वांग जी को देख रहे थे, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वांग जी को थोड़ा सा सस्पिशियस तो लग रहा था, बट उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो विंग को देखना चाहता था। वो विंग के लिए कुछ बाहर से सामान लाया था, वो उसे देना चाहता था। वांग जी 3 दिनों से विंग को नहीं देख पाया था, जिस वजह से वांग जी की क्या हालत हुई थी वांग जी को ही पता है। 1 महीने तक वो विंग के करीब रहा था, विंग को कहीं जाने भी नहीं दे रहा था। वो हमेशा ही विंग के पास रहता था। अगर वो 1 मिनट के लिए भी विंग को नहीं देखता था तो उसे बेचैनी हो जाती थी। आज तो वो 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। जब वांगजी बाहर आया, मतलब अंदर आया, तब उसने विंग को आवाज लगाई, बट कोई भी जवाब नहीं आया। वांगजी पूरे जिंगसी में उसे ढूंढने लग गया था, बट उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। विंग का नामो निशान नहीं मिलता। वांगजी घबराते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी वांगजी की नजर एक बहुत ही सुंदर से रिबन पे पड़ती है। उस रिबन को देखते ही वांगजी पहचान गया था कि ये रिबन उसके बचपन के प्यार का है। हाँ, वांग जी उस छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था और बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था, बट उसके जाने के बाद वो कभी मुझसे मिल नहीं पाया। बट ये रिबन वांग जी बहुत संभाल के रखता था। बट ये रिबन यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसे विंग ने निकाला? वांग जी को विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग को आवाज़ लगाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस रिबन को छूने की? ये बोलकर वांग जी उस रिबन के पास आता है। वो रिबन एक बुक में दबा हुआ था, जिसके वजह से वांग जी उस बुक को भी खोल देता है। जैसे वो उस बुक को खोलकर उस रिबन को लेने वाला था, अचानक ही उसका ध्यान उसमें लिखी हुई बातों पे पड़ती है और जैसे ही वांग जी पढ़ता है, वो शॉक हो गया था। वांग जी जल्दी से वो बुक को उठा लेता है। वो विंग का डायरी था। वांग जी उसे स्टार्टिंग से पढ़ने लग गया था। उसमें विंग का सारा चीज लिखा हुआ था कि उसने कितना कुछ सफ़र किया, उसके साथ जो जो हुआ उसने सब वो कुछ लिखा हुआ था। यहाँ तक कि वांग जी उसका आज का नहीं, बरसों पुराना दोस्त है, ये भी लिखा हुआ था। वांग जी को पता चल गया कि वो बचपन का छोटा सा बेबी और कोई नहीं विंग ही था। जिसे पढ़ते ही वांग जी के आंखों से आंसू टपक पड़े थे। क्या वो विंग था? इसीलिए उसका दिल हमेशा ही विंग के लिए कुछ अलग ही फील करता था। वांग जी विंग के आंसू देखकर अलग ही तड़प में रहता था। क्या ये इसी के कारण था? वांग जी जल्दी से उस रिबन को पकड़ता है और वो भागते हुए बाहर निकलता है। वो विंग को बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था, बट विंग बाहर आ ही नहीं रहा था। वांग जी बहुत बार आवाजें लगाता है, बट विंग आ नहीं रहा था, जिससे वांग जी को गुस्सा भी आया था। वांग जी ने कहा था विंग को जिंगशी के बाहर नहीं जाना है, बट विंग गया क्यों? ये सोचकर वांग जी आवाजें लगा रहा था। तभी वहां से 2-3 डिसिपल गुजर रहे थे। वांग जी उसे देखकर चिल्लाकर पूछता है, विंग कहाँ है? ये सुनकर वो तीनों डिसिपल डर गए थे। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वांग जी पूछता है कि वो कहाँ है, मुझे बताओ। ये सुनकर वो डरते हुए बता देते हैं कि जिन क्लैन मास्टर आए थे वो उन्हें ले गए हैं अपने साथ। ये सुनते ही वांग जी गुस्से में कहता है, अंकल क्या कर रहे थे? अंकल ने उन्हें रोका क्यों नहीं? ये सुनकर वो डिसिपल कुछ भी नहीं कर पाए, वो कुछ भी नहीं कह पाए। वांग जी सीधा ही लैन कुरैन के पास जाता है। वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है, अंकल आपने विंग को क्यों ले जाने दिया? ये सुनकर अंकल कहते, वांग जी भूलो मत, हमारे बीच में सौदा हुआ था कि वुशियान यानी कि वो इंसान
हमारे साथ सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद वो जिन क्लैन में जाएगा और जिन क्लैन से होने के बाद वो दूसरे क्लैन में जाएगा। ये सुनकर वांग जी गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी कसता है और कहता है, मैंने ये नहीं बोला था। मैं कभी विंग को किसी और का होने नहीं दूंगा। विंग सिर्फ मेरा है। ये सुनकर लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? वो एक मर्डरर का, तुम्हारी मदर के उस कातिल का बेटा है। ये सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है, भले ही उसके फादर ने वो सब किया हो, बट मेरा विंग इनोसेंट था। मेरे विंग को आपने जाने की इजाज़त कैसे दी? मेरे पूछे बगैर आपने उसे जाने कैसे दिया? मैं विंग को वापस लाऊंगा। ये बोलते ही वांग जी वहां से चला गया था। लैन कुरैन उसे रोकते रह गए, बट वांग जी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वांग जी अपने तलवार में उड़कर सीधा ही जिन क्लैन निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ जिन क्लैन में सुबह सुबह ही विंग जिन क्लैन पहुंच चुका था। उसे घसीटते हुए जिन क्लैन के मिल हॉल पे लाया गया था और उसके बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता जा रहा था। विंग पहले जैसा अब नहीं रहा। वो अब किसी को अपने आप को छूने नहीं देना चाहता। पहले जो हुआ सो हुआ, क्योंकि उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिला था, उसे अपना अल्फा नहीं मिला था। बट अब उसे पता है कि उसका अल्फा वांग जी है और विंग उससे प्यार करता है। पहले वो किसी से प्यार नहीं करता था, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाता था और वो डरता भी था। बट अब वो अपने अल्फा के लिए, अपने प्यार के लिए अपने आप को बचा के रखेगा। यही सोचकर विंग उनके साथ बहस करने लग गया। वो अपने आप को बचाने लग गया। बट वो सारे लोग भी विंग के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे थे। वो विंग के कपड़े वपड़े फाड़ने को तैयार थे। बट विंग ने इस बार हिम्मत दिखाई और उसने जिन जुशवान का तलवार पकड़ के उसके ऊपर ही चला दिया था। जिन गोंगशान शॉक में खड़े हो गए थे, वहीं बाकी लोग भी शॉक में खड़े हो गए थे। वहां पर एक ही बार में जिन जुशवान का सर धड़ से अलग हो चुका था, मतलब कि शरीर से अलग हो चुका था। सभी लोग गुस्से में विंग को देख रहे थे। वो सब के सब विंग के पास आते जा रहे थे। विंग उन लोगों के तरफ तलवार उठाकर खड़ा हुआ था। वो सबको धमकी दे रहा था कि अगर किसी ने भी उसको छूने की हिम्मत की तो वो सबको मार देगा। बट जिन गोंगशान हंसते हुए कहता है, तुम सबको मारोगे? किसको मारोगे? अगर तुम एक की तरफ तलवार चलाओगे तो पीछे से, साइड से, दूसरे साइड से तुम्हारे ऊपर अल्फाओं का हमला हो जाएगा। तुम बच नहीं पाओगे। कितनों को मार पाओगे? यहाँ पर हजारों लोग हैं। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। बट उसने आज अपने आप से ठान लिया था कि वो अपने अल्फा के अलावा किसी इंसान को अपने आप को छूने नहीं देगा। पहले की बात अलग थी, बट अब वो ऐसा करने नहीं देगा। यही सोचकर विंग इधर उधर देखता है और फिर अचानक ही उसने उस तलवार को अपने ऊपर ही चला लिया था। विंग जैसे ही अपने गले में वो तलवार चलाता है, सीधा धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ा। सभी लोग वो शौक में देखे जा रहे थे। तभी जिन गोंगशान विंग के गालों को पकड़ता है। अभी भी विंग के गले से ब्लीडिंग बहती जा रही थी। वो तड़प रहा था। पर जिन गोंगशान कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मर जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हें पाने के लिए हमने कितना कुछ किया है। अब अब तो तुम्हें टेस्ट किए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी लाश के साथ भी वो सब करना पड़े तो हम करेंगे। ये बोलते हुए वो विंग जो मर रहा था उसके साथ ही वो हैवानियत करने को तैयार हो गए थे। वो विंग के कपड़े वपड़े फाड़ने को लग गए थे। वहीं विंग इन सभी हैवानों के सामने अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि इनके अंदर जरा सा भी तो इंसानियत होगा। एक मरते हुए इंसान के साथ तो ये नहीं करेंगे। बट वो गलत था। उसे पहले इन लोगों को मारना चाहिए था, उसके बाद ही अपने आप को। भले ही वो कुछ लोगों को मारता, बट मारता तो सही। बट उसने कायरता दिखा दी अपने आप को मारकर। यही सोचते हुए विंग बहुत ही ज्यादा अपने ही अंदर घुटन से तड़प रहा था। अपने अंदर वो गिल्ट से भरा जा रहा था। वो बस अपने गॉड से प्रे कर रहा था कि उसे बचा लो। वो वांग जी के अलावा किसी भी हैवान का शिकार नहीं होना चाहता। वो मरने के बाद भी अपनी लाश को किसी दूसरे अल्फा को टच नहीं होने देना चाहता है। वो अब सिर्फ वांग जी का है, वांग जी का ओमेगा है। वो किसी और का हुआ तो वी
मरते दम तक क्या, आत्मा बनने के बाद भी इस तड़प से मुक्ति नहीं ले पाएगा। ये सोचकर विंग बस गॉड से प्रे कर रहा था कि उससे इन हैवानों का शिकार होने से रोक लो, उसके शरीर को जला दो, उसके शरीर को गायब कर दो, बट इन हैवानों के हाथों में मत आने दो। विंग बस मरते हुए यही सब बड़बड़ाए जा रहा था अपने मन में। वही जिन गोंगशान हैवानियत के साथ विंग के कपड़ों को पूरा फाड़ने लग गया था। विंग का सिर्फ एक ही लेयर बचा हुआ था, वो निकाल देता उससे पहले ही अचानक ही किसी पर्सन का तलवार आकर उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता। सभी लोग जो अभी विंग को घेर कर खड़े हुए थे, झटके से वो उससे दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के तो फेस में कपड़ों में ब्लड के छींटे पड़ गए थे। वहीं विंग जब ये सब देखता है तो उसके भी आंखें झटके से बंद हो गई थी। उसके भी फेस में बुरी तरीके से ब्लड आ गया था, क्योंकि जिन गोंगशान उसके बहुत करीब था। सबसे ज्यादा ब्लड तो विंग के ऊपर ही आया था। विंग बहुत ज्यादा ही गहरी से सांस लेता है। वो बहुत ज्यादा ही मुश्किलों से सांस ले पा रहा था। वो देख रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। वो गॉड से धन्यवाद कह रहा था कि थैंक यू गॉड, मुझे बचाने के लिए, इन हैवानों के हाथों मेरे शरीर को ना आने देने के लिए। ये बोलते हुए विंग बस अपनी आंखों को ब्लिंक करते जा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही थी, उसके सांसें बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी क्योंकि उसका गला कटा हुआ था। विंग बस अपनी आंखों को बंद करते जा रहा था। तभी वहां पर वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी सभी को तलवारों से बुरी तरीके से मारते जा रहा था। वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने देख लिया था कि ये सब लोग कैसे विंग को घेर के खड़े हुए हैं। वांग जी ने अभी तक नहीं देखा कि विंग अभी किस हालत में है, बट इतना देखा था कि इन सारे लोगों ने विंग को घेर लिया है। वो विंग के साथ हैवानियत करने को तैयार है। वांग जी सभी को मारते जा रहा था। कुछ ही टाइम में वहाँ पूरी तरीके से शमशान बन चुका था वो मैदान, वो हॉल। वांग जी भागकर विंग के पास पहुंचता है। जैसे उसने देखा विंग अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो विंग को जगाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग तो वांग जी को बस बेबस आंखों से देख रहा था। वांग जी अपने कपड़े से विंग का जो ब्लड बह रहा है उसे रोकने का ट्राई कर रहा है, बट वो कर नहीं पा रहा है। वांग जी बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से रो रहा है। वो विंग को आंखें बंद ना करने की गुजारिश कर रहा है। वो विंग को ऐसा क्यों करा, उसने ये बोल रहा है। वांग जी पूरी तरीके से विंग को डांट रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वांग जी के ऊपर उसे विश्वास रखना चाहिए था। वांग जी आता, वो आता, बट विंग तुमने ऐसा क्यों किया। वांग जी बस यही कहते जा रहा था। वहीं विंग बस कुछ ना बोल के बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग को झटके से उठाता है और फिर वो बिना देरी किए वहां से सीधा अपने लैंड फैन के तरफ उड़ने लग गया था। वो बार बार विंग को अपने सीने से लगा रहा था। वो विंग को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो विंग को कह रहा था कि प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना, प्लीज प्लीज विंग सांसें लेते रहना, विंग प्लीज सांसें लेते रहना। बस वांग जी यही बोलते जा रहा था। वो विंग से कह रहा था कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, विंग मुझे छोड़ के मत जाना, विंग मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, विंग मुझे माफ कर दो विंग। बस वांग जी यही कहते जा रहा था। वहीं विंग बस वांग जी के बाहों में उसके अल्फा फ्रेग्रेंस को स्मेल कर रहा था और वो अपने मन में कहते अल्फा माफ करना, बट अब ये मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं खुश हूँ कि मेरी आखिरी वक्त में मैं आपको देख पाया, मैं बहुत खुश हूँ। बट मैं गॉड से एक ही विनती मांगता हूँ, इस जैसी ज़िंदगी मुझे कभी भी ना मिले, कभी भी मैं इन सभी लोगों को देख ना पाऊँ। अगर कोई आए भी तो मैं कभी भी उनके करीब ना जा पाऊँ। अगर वो इंसान मेरे करीब आए तो मैं उनसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँ। मैं किसी को भी ना छोड़ूँ। मैं इतना ही स्ट्रॉन्ग बनूँ कि मैं अपना बदला ले पाऊँ। मैं सबसे दूर चला जाऊँ। मैं हर एक अल्फा से नफ़रत करता हूँ। नफ़रत, सभी मतलबी हैं, सबके सब मतलबी हैं, अल्फा ही मतलबी है। मैं अगले जन्म में किसी भी अल्फा के साथ नहीं रहना चाहता।
मैं नफरत करता हूँ अल्फाओं से। ये बोलते हुए बस वांग जी के बाहों में अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं वांग जी उसे उठाने की कोशिश करते हुए सीधा लैंड क्लैन पहुंचता है। वो सीधा सबको इग्नोर करके विंग को हीलर के पास लेके जाता है। वो हीलर को चिल्ला रहा था, वो कह रहा था कि विंग को ट्रीट करो। वहीं हीलर तो विंग को देखते साथ ही समझ गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वांग जी को जब ये पता चलता है तो वो पागल बन चुका था। वो पागलों की तरह कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विंग, विंग, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग, मैंने सच में बहुत ज़्यादा ही हैवानियत दिखाई तुम्हारे साथ। विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग, ये बोलते हुए वांग जी बस विंग को हिला रहा था। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार कह रहा था, बट विंग नहीं उठता। उसको सब लोग समझाते कि अब वो चला गया है। वांग जी अब इतना पागल हो चुका था कि वो विंग के बिना रह भी नहीं पा रहा था। वांग जी को सभी लोग संभालते हैं, वांग जी को विंग से अलग करते हैं। विंग को वो लोग साइड ले जा रहे थे। वो वांग जी के सामने ही विंग को दफना रहे थे। वांग जी छटपटा रहा था, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट कोई भी फायदा नहीं। उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंधन से बांध दिया गया था, क्योंकि वांग जी किसी भी काबू में नहीं आ रहा था। वांग जी जब अपने ही सामने विंग को मरते हुए देख रहा था, विंग को दफनाते हुए देख रहा था, तो वांग जी पागल हो चुका था। वांग जी ये बात सहन नहीं कर पा रहा था। वांग जी के सामने विंग को पूरी तरीके से दफन कर दिया गया। वांग जी को सब समझाते हैं कि अब विंग यहाँ से चला गया है, तो अब तुम काम हो जाओ। बट वांग जी शांतली वहाँ बैठा हुआ था। सभी लोग समझ गए थे कि शायद तक वांग जी अब शांत हो गया है, तो उन्होंने वांग जी के ऊपर से वो बंधन हटा दिया था। वांग जी बहुत टाइम तक विंग के कब्र के पास ही बैठा रहा। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग, मैं मैं तुम्हें बचा ना पाया, मुझे माफ़ कर दो। विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरा अल्फा हूँ। मैंने अपने ओमेगा को इतनी बुरी सज़ा दी, इतना बुरी ज़िंदगी दिया। मैं बहुत कायर अल्फा हूँ। ये बोलते हुए वांग जी अपने आप को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, मुझे मुझे जीने का कोई हक नहीं है विंग। अगर तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मुझे भी इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है विंग। ये बोलकर वांग जी अपने तलवार को उठाता है और एक ही झटके में वो भी अपने गले को धड़ से अलग कर देता है। अचानक ही वहां पर जोरों से बारिश होने लग गई थी। अभी सभी लोग अपने अपने कक्ष की तरफ चले गए थे। वहां पर सिर्फ वांग जी था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं था। वहीं कुछ टाइम के बाद जब सिचनगा अपने भाई को लेने के लिए वापस आते हैं, तब वो देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि वांग जी वहां पर मरा पड़ा था। ये देखकर सिचन शॉक, और वो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गए थे अपने भाई को इस हालत में देखकर। कुछ टाइम के बाद सभी लोगों को ये पता चलता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक में हो गए थे। लैन कुरन सबसे ज़्यादा शॉक थे। क्या वांग जी विंग के लिए इतना पागल हो गया था कि उसने विंग के लिए अपनी जान दे दी? ये सोचकर भी उन्हें बहुत ज़्यादा ही शॉक लगा था। वो अब वांग जी का क्रियाक्रम करते हैं। वांग जी को विंग के पास ही दफनाया जाता है, क्योंकि सिचन ने ये बोला था, अगर वांग जी विंग के लिए अपने आप को मार सकता है तो शायद तक वांग जी की यही आखिरी विश भी होगा, विंग के पास ही दफनाया जाए। इसीलिए सिचन ने वांग जी को विंग के पास ही दफना दिया था। सभी लोग अभी बहुत ही शांत होकर हॉल में बैठे हुए थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा ही शॉक में थे, क्योंकि उसके क्लैन लीडर ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता था, जो इतना ज़्यादा रूड कोल्ड दिखता था, वो पर्सन किसी इंसान के लिए अपने आप को मार सकता है। ये सोचकर भी वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक में थे। बाकी क्लैन वालों को भी ये बात बता दिया गया था, जिससे बाकी क्लैन वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे। सभी लोग अभी वहाँ पर हॉल में बैठे हुए थे और चुपचाप ये बात को सोच रहे थे। तभी वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है। वो इंसान और कोई नहीं, चांग से सरन थी। चांग से सरन
जो इतने सालों के बाद अपने बेटे से मिलने आई थी। उन्हें पहले इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, बट एक दिन उनकी मुलाकात मैडम यू से हुई थी। मैडम यू ने बता दिया था कि अभी विंग लैन क्लैन में है और अभी वो शायद तक वहाँ पर प्रिजन में है। ये सुनकर चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो लैन क्लैन विंग को वापस लाने को ही आई थी। बट जैसे वो यहाँ आई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो मातम मनाया जा रहा है। किसका मातम? उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने बेटे को वापस लेने आई है, इसीलिए वो वहाँ आती है और वो विंग को वहाँ से ले जाने की बातें करती है, उसे बुलाने कहती है। बट कोई भी चांगसे सरन की बातों का रिप्लाई नहीं कर रहा था। चांगसे सरन चीख कर बोलती कि मेरे बेटे को बुलाओ, मुझे अब मेरे बेटा चाहिए। मैं पागल थी जो इन सभी लोगों के हाथों में अपने बच्चे को छोड़ के चले गई थी, बट अब नहीं, मैं अपने बेटे को वापस लेने आई हूँ। मेरे बेटे को मुझे वापस करो, मैं तुम सभी हैवानों के पास में अपने बेटे को नहीं रहने दूंगी। ये बोलकर चांगसे सरन चीखती है, जिसे सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे, बट वहाँ कोई भी चांगसे सरन का रिप्लाई नहीं कर रहा था। तभी शू क्लैन के क्लैन लीडर शूशे खड़े होते हैं और वो चांगसे सरन को देखकर क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहते हैं, किसे लेके जाओगी उसके लाश को? अब तो वो जिंदा ही नहीं रहा, अपने आप को मार दिया उसने। ये सुनकर चांगसे सरन के पैरों से जमीन ही हट गई थी। वो उसे देख रहा था। तभी वो कहता है, हाँ, मार दिया अपने आप को और साथ में लैन क्लैन के और जिन क्लैन के क्लैन लीडर को भी मार दिया उसने। वो ओमेगा एक कर्स ओमेगा था, मनहूस ओमेगा था, जिसके पास भी गया वो मर गया। उसने सभी की लाइफ को बर्बाद कर दिया, पहले जंग क्लैन में, फिर वैन क्लैन में और फिर वो लैन क्लैन में आया। लैन क्लैन को भी उसने बर्बाद कर दिया, जिन क्लैन को भी उसने बर्बाद कर दिया। पूरा मनहूस था वो, अच्छा हुआ मर गया। ये सुनकर चांगसे के आंखों में आंसू आ गए थे। वो खड़ी खड़ी बस सबकी बातों को सुन रही थी। सभी लोग अब विंग के बारे में बुरा बुरा बोलने लग गए थे। वहीं लैन क्लैन वाले भी बहुत बुरा बुरा विंग के बारे में बोल रहे थे। विंग ऐसा था, विंग वैसा था, विंग मर गया, वो अच्छा हुआ, ऐसा वैसा सभी लोग बोलते जा रहे थे, जिसे सुनकर चांगसे के आंखों से बस लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वहीं शूशे उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता जा रहा था, मतलब कि विंग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते जा रहा था और वो चांगसे सन के पास आ रहा था और वो उसके चारों तरफ घूमते हुए विंग के बस बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रहा था, जिसे सुन सुनकर चांगसे का खून खौल रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। बट जब शूशे ने ये कहा ना कि उसने जेंग फैमा की सजा विंग को दी है, विंग के फादर ने जब वैन रूहान का साथ दिया था मैडम लैन के साथ ये करने के लिए, तो उनको भी तो विंग के साथ ऐसा ही करना था ना। जेंग फैमा को भी तो दिखाना था हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने सही किया था। उस जेंग फैमा को सबक सिखाने के लिए हमें तो और भी करना चाहिए था। रूल के हिसाब से उस विवुश को हमारे पास भी आना चाहिए था, बस उस मनहूस ने अपने आप को मार दिया। अच्छा हुआ अपने आप को मार दिया, नहीं तो हमारे क्लैन को भी उसने बर्बाद कर दिया होता अभी तक। ये उसने बोला ही था कि अचानक से सभी लोग झटके से खड़े हो जाते हैं। वो सभी लोग चांगसे सरन को देखने लग गए और शूशे जिसकी लाश जमीन पे पड़ी हुई थी। चांगसे सरन अपने बेटे का इतना ज़्यादा इंसल्ट सहन नहीं कर पाई और उसने अपने तलवार को निकालकर बिना सोचे समझे शूशे के गर्दन को कट कर दिया, उसके धड़ से उसके शरीर को अलग कर दिया। वो कैसे उसके बेटे के बारे में इतना बुरा बुरा बोल सकता है, वो कभी ये सहन नहीं करेगी। हाँ, वो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि उसके बेटे को जांग क्लैन अच्छे से रखेगा, उसके फादर अच्छे से रखेंगे, बट उसे कभी नहीं पता था कि उसके फादर इतने हैवान हैं कि अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए वो अपने बेटे की बलि दे देंगे। वो गुस्से में अपने आंसू को साफ करती है, उस तलवार को साइड फेंकती है और गुस्से से वो सबको देखती हुई कहती है, तुम सब तुम सब अल्फा अपने आप को सुपीरियर मानते हो, तुम्हें अपने गोल्डन कोर पे बहुत ज़्यादा घमंड है ना, जिस वजह से तुम कभी भी ओमेगाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें एक डॉल की तरह ट्रीट करते, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। आज मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ, जिस ताकत की वजह से तुम इतना ज़्यादा घमंड से इतराते हो, वही ताकत तुम लोगों की कमज़ोरी बन जाएगी। तुम्हारे अंदर से सभी ताकत छीन लिया जाएगा।
मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ कि जो ट्रीटमेंट तुमने ओमेगाओ को दिया, जैसा सलूक तुमने ओमेगाओ के साथ किया, वैसा ही सलूक तुम्हारे साथ भी हो। तुम भी एक नामर्द पैदा हो। तुम अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा अपनी पीढ़ी को बढ़ा न सको। तुम ओमेगाओ को कमजोर समझते हो, बट ओमेगा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होता है। एक ओमेगा ही है जो इस धरती में इंसानों को जन्म देती है। अगर ओमेगा ना हो तो तुम जैसे नामर्द पैदा ही नहीं होते हैं। आज मैं तुम लोगों को श्राप दे रही हूँ, आज के बाद कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे। तुम जितना इज्जत के मारे रहते हो ना, सारी इज्जत चली जाए। तुम जितने भी जन्म लो, उस जन्म में भी कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे। तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें थूके, जिस तरह तुम ओमेगाओ के ऊपर थूकते हो ना, उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी थूके। तब तुम्हें समझ आएगा कि हमें कैसा फील होता था। हमें एक डॉल की तरह ट्रीट किया जाता था। हम सामने होते थे फिर भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। वैसा ही तुम्हारे साथ भी ट्रीटमेंट हो। मेरा बेटा एक निर्दोष था, बट तुम लोगों ने उसे सजा दी, उसकी जिंदगी हेल बना दी। तुम लोगों को मैं उसकी तरफ से श्राप देती हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी उससे भी ज्यादा हेल हो जाए। ये बोलकर चांगसी सेरन बहुत ज्यादा ही रो रही थी, उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे थे। दरबार में खड़े हुए सारे लोग बस शौक में और शर्मिंदगी में अपनी नजरों को नीचे झुकाकर खड़े हुए थे। उन्हें मैडम चांगसे सरन की बातों से बहुत ज्यादा ही दुख हो रहा था, वह गिल्ट हो रहा था। बट अभी भी चांगसे सरन की बात खत्म नहीं हुई थी। चांगसे सरन का सीधा नजर लैन कुरैन के ऊपर जाता है। कुरैन को देखते ही चांगसे सरन गुस्से में कहती है, मास्टर कुरैन, आप तो इस लैन क्लैन में रूल के गुणगान गाते हो ना। यहाँ पर ओमेगाओ की रिस्पेक्ट की जाती थी ना। आपकी शाओ जी एक ओमेगा ही थी ना, जिसके कारण आपने इतना कुछ किया। बट मेरे बेटे का वो भी तो एक ओमेगा ही था, वो भी तो एक मासूम ही था, जिसके साथ आप लोगों ने इतनी हैवानियत की। वो भी तो मासूम ही था। मैडम लैन और मेरे बेटे में अंतर ही क्या है? उस वैन रूहान और आपके उस बेटे में अंतर क्या है? उस लान वांगजी में अंतर क्या है? उन दोनों ने भी तो उनका फायदा ही उठाया है। और आपका और मेरे पति में अंतर ही क्या है? उन दोनों ने तो उन लोगों का साथ दिया है ना। आपने आपने एक ओमेगा के साथ हैवानियत होते हुए देखा, बट रोका नहीं। तो इसमें आपकी भी गलती है। आप भी कोई शरीफ नहीं हो। आपको मैं श्राप देती हूँ कि आपके लैंड प्लान में कभी भी अल्फा पैदा ना हो। अगर पैदा हो तो कभी भी इस क्लैन में ओमेगा कदम न रखे, आपके घर में ओमेगा कदम न रखे। तब आपको पता चलेगा एक ओमेगा की कीमत होती क्या है। एक ओमेगा ही है जो वंश को आगे बढ़ाती है। मैं श्राप देती हूँ कि आपका वंश कभी आगे ही ना बढ़े, खत्म हो जाए आपका वंश। ये सब सुनकर, अपने लिए श्राप का वर्ड सुनकर लैन कुरैन को गुस्सा तो आ रहा था, बट वो अपने गुस्से को शांत रखते हुए कहते हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारे अल्फा ने ही पहले ये सब किया था। तुम्हारे अल्फा ने ही उस वैन रूहान का साथ दिया था। उस अल्फा ने ही हमारे मैडम लैन के साथ दुष्कर्म होते हुए भी कुछ नहीं कहा था। तो हमने भी उसे सबक दिया था कि क्या होता है, कैसा फील होता है अपने ही परिवार वालों के साथ ऐसा होते हुए देखकर। हमने उसे ही सबक दिया है। ये सुनकर चांद से उसे घूरती है और कहती है, सच में लैन कुरैन, तुमने अपने आंखों में गुस्से की एक पट्टी बांध रखी है, जिस वजह से तुम साफ साफ देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पर मैडम लैन और मेरे बेटे में कोई अंतर ही नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति ने आपकी शाओ जी के साथ वो हरकतें की है, वैसे ही आपके नेफ्यू ने भी मेरे बेटे के साथ वो हरकतें की है। तो इन दोनों में अंतर ही क्या है? आप में, इन सभी लोगों में अंतर ही क्या है? माना मैडम लैन के साथ गलत हुआ है, बट यहाँ पर मेरे बेटे के साथ भी कोई सही नहीं हुआ है। ध्यान से सोचो लैन कुरैन, अपने आंखों की पट्टी को हटाओ। तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया है, वही वही सेम चीज मैडम लैन के साथ हुआ था। आप में और मेरे अल्फा में कोई भी अंतर नहीं है। आप भी हैवान थे, वो भी हैवान है। ये बोलकर मैडम लैन, मतलब कि मैडम
चांद से सरन अपने आंखों को बंद कर दिए वो नीचे झुकती है और तलवार को वो उठाती है और फिर अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को खत्म कर दूं, मेरे बेटे के कातिलों को खत्म कर दूं, बट मैं ऐसा करूँगी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि गॉड आप लोगों को तड़पा तड़पा के मारे, आप लोगों की ज़िंदगी से ये गोल्डन कोर निकल जाए, फिर आप लोगों को पता चले कि कैसा फील होता है एक बेबस इंसान होना। जब आप कुछ न कर पाओ ना, तो कैसा फील होता है आपको पता चले। मैं आप जैसे इंसानों के साथ इस ज़िंदगी में रह नहीं सकती, इसीलिए मैं गॉड को ये अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करती हूँ। गॉड, मेरे बेटे की ज़िंदगी का बदला इन लोगों से ज़रूर लेना। ये बोलकर उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। सभी लोग शांत, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। चांगसे सरन की एक एक बात ही उनके दिल पे लग रही थी। सच में उन्होंने जो लास्ट वर्ड कहा था उससे सभी लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक में थे और उनके दिमाग में बस वही बात गूंजे जा रही थी। लैन कुरैन भी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें भी अब समझ आ रहा था कि उन्होंने भी कुछ सही नहीं किया। जो हरकत जांग फैम्या और वैन रूहान ने किया था वही सेम चीज़ें तो उन्होंने भी किया। एक ओमेगा की लाइफ को बर्बाद किया है उन्होंने भी। उनके क्लैन में कभी भी ओमेगाओं की डिसरिस्पेक्ट नहीं की जाती, बट उन्होंने गुस्से में कितने सारे गुनाह किए हैं। सबसे ज़्यादा लैंड कुरैन ने किया है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा दिल में दर्द फील करते हैं और उसी टाइम उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अचानक ही सीन चेंज होता है। कुछ पर्सन दो लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं, लांजान, विंग, उठो, उठो, होश में आओ। ये बोलते हुए वो लोग उन दोनों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। याद है ना, वो लोग बहुत बड़े से झरने से नीचे गिरे थे। अभी वो दोनों बेहोश हैं। असल में वो दोनों झरने में गिरे थे, बट वांग जी ने विंग को बचा लिया था। वांग जी को चोट बहुत गहरी लगी थी, बट फिर भी वो लोग बच गए थे। वहीं उनके दोस्तों ने जैसे उन लोग को देखा वो उन्हें बाहर लाते हैं और बाहर लाने के बाद वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनको बार बार सीपीआर दे रहे थे। वो बार बार उनके सीने पे थोड़ा थोड़ा दबा रहे थे ताकि उन लोगों की सांसें आ सके। शुयांग वांग जी को सीपीआर दे रहा था, वहीं शिंग चैन, नी हुसैन विंग को सीपीआर दे रहे थे। जैसे ही उन लोगों को फील होता है कि उनके दिल की धड़कन चलने लग गई है, वो जल्दी से उन लोगों को उठाकर वहाँ से भागने लग गए थे। यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, बट फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे थे। वो उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ ही टाइम में वो अपने उस विला के पास पहुंचते ही उन लोगों ने वांग जी और विंग को कार में बैठाया और सीधा वो पास के ही हॉस्पिटल में चले गए थे। वो पास का हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट इतना तो था कि वो उन लोगों का इलाज कर सकते हैं। वहाँ पर उन लोगों को लाया जाता है, उन लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट दी जाती है। विंग और वांग जी की सांसें बहुत धीरे हो चुकी थी। विंग और वांग जी का धीरे धीरे से ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन जैसे ही ख़त्म होता है उन लोगों को बताया जाता है कि वो अब सेफ है, बट बहुत ज़्यादा ही वीक कंडीशन में है। इन लोगों को सिटी ले जाना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद शुयांग को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अगर वो ऐसी हालत में वांग जी और विंग को ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। उन लोगों को जल्द से जल्द ले जाना पड़ेगा। पर कार से वो जल्द से जल्द ले जा नहीं सकते। तो वो कुछ सोचते हैं और फिर श्रेयांक को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने बाबा से कहे एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज दे, क्योंकि हेलीकॉप्टर अगर यहाँ पर भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर वो बिना देरी करिए अपने फादर को बता देता है सब कुछ। उसके फादर भी जल्दी से उनको हेलीकॉप्टर भेज देते हैं और जैसे हेलीकॉप्टर आता है वो लोग वांग जी और विंग को लेकर सिटी आ गए थे। सिटी में वांग जी और विंग को रखा जाता है, वहाँ पर अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होता है। जैसे उनका ट्रीटमेंट ख़त्म होता है वांग जी और विंग को आईसीयू में रखा गया था। पूरे 5 दिन हो चुके थे, उन लोगों को होश नहीं आया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वहाँ पर विंग के माता पिता यानी कि वी चांग से और चांग से सरन भी आ गए थे। तो यहाँ तक कि लैन कुरैन भी अपने नेफ्यू को मिलने के लिए आए थे। जैसे ही चांग से सरन ने लैन कुरैन को देखा और लैन कुरैन ने चांग से को देखा,
तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए थे। लैन कुरैन को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उनको अपनी बॉडी में बुरी तरीके से पेन हो रहा था। वहीं चांग से लैन कुरैन की हालत देख रही थी, जो व्हील चेयर में था, जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। लैन कुरैन को एक आवाज़ आ रही थी कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक ऐसी ज़िंदगी जियोगे जिसमें तुम्हारे पूरी ताकत को छीन लिया जाएगा। तुम बेबस होगे, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तुम भी एक ऐसी ज़िंदगी जियोगे जहाँ पर तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ये सब सुनकर लैन कुरैन को अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा शॉकिंगली चांगसे को देख रहे थे। वहीं चांगसे उन्हें देखती है, बट फिर उन्हें इग्नोर करके अपने बेटे के पास चली गई थी। लैन कुरैन भी वांगजी के पास जाते हैं। वो वांगजी को मिलने आए थे। वांगजी बेहोश था, बट कुछ टाइम के बाद वो झटके से उठ बैठा। लैन कुरैन वांगजी को देखकर कहते, वांगजी तुम ठीक हो? बट वांगजी जैसे अपने अंकल को देखता है, उसको और भी ज़्यादा अपने अंकल के ऊपर गुस्सा आने लग गया था। वो उसे इग्नोर करके अपने हाथों से सब कुछ छुड़वाता है और वो विंग को ढूंढने लग गया था। वांगजी के दोस्त वांगजी को पकड़ने की कोशिश करते, बट वांगजी उन लोगों को धक्का देते हुए विंग के बारे में पूछने लग गया था। वो बताते हैं कि विंग बगल वाले रूम में ही है। वांगजी बिना कुछ देरी किए सीधा बगल वाले रूम में भाग जाता है। वो भागते हुए बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वो विंग से माफ़ी मांग रहा था अपने किए हुए गुनाहों के लिए। हाँ, वांगजी जब वहाँ से गिरा था, तब उसे एक बहुत ही गंदा सपना आया था, जिसमें उसने विंग के साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी की थी। उस दरिंदगी में वांगजी को भी एक अजीब सी दर्द महसूस हो रहा था कि कैसे वो विंग के साथ ऐसा कर सकता है, कैसे वो किसी ओमेगा के साथ अपने प्यार के साथ ऐसा कर सकता है। ये बात सोच सोच कर वांगजी को खुद पे गुस्सा आ रहा था। वो विंग से माफ़ी मांगना चाहता था, इसीलिए भागकर वो विंग के पास पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ विंग भी उठ चुका था। उसकी मदर, उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। उसके दोस्त भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग बहुत ज़्यादा ही चुप-चुप सा था। वो बस चुपचाप सबको देखे जा रहा था। तभी भागते हुए वांगजी वहाँ पहुँचा था। उसको भागते बन भी नहीं रहा था, बट फिर भी वो भागते हुए विंग के पास पहुँचा था। वहीं विंग जैसे ही सामने देखता है, उसके आँखों में एक अलग सा ही इमोशन था। वो बस वांगजी को देखे जा रहा था। भागते हुए वांगजी विंग के पास पहुँचता है। वो विंग के हाथों को पकड़ने वाला था, बट विंग अपने हाथों को पीछे ले लेता है और वो अपने दोस्तों को देख रहा था। उसके दोस्त विंग को देखते हैं। विंग कहता है, ये कौन है? ये सुनकर वांगजी शॉक। वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग विंग मैं हूँ लैनसन। ये सुनकर विंग अपने आंखों को रोल करता है। वहीं वांगजी विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग उसे इग्नोर कर रहा था। वो अपनी मदर से कहता है, मदर मुझे अकेले रहना है, प्लीज़। ये बोलकर वो लान वांगजी को एक लुक देता है और फिर वो अपनी मदर को देखता है। उसकी मदर सब कुछ समझ गई थी और फिर वो वहाँ से सबको बाहर जाने को बोलती है, वांगजी को भी। वांगजी जाने को तैयार नहीं था, बट विंग के फादर वांगजी को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। वहीं विंग बेड पे लेट जाता है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने दिल में कहता है, नहीं, इस बार नहीं। मैं इस बार अपनी लाइफ में तुमको आने नहीं दूंगा लान वांगजी। इस बार मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊंगा। एक ओमेगा की लाइफ में अल्फा ज़रूरी नहीं होता है। मैं अल्फा के बिना रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। मैं अब किसी भी अल्फा को नहीं चाहूँगा, तुम्हें भी नहीं चाहूँगा। मैं कभी भी तुम्हें अपने पास आने नहीं दूंगा, भले ही मुझे तुम्हें भूलना ही क्यों ना पड़े। मैं तुम्हें कभी भी अपने पास आने नहीं दूंगा। नफरत करता हूँ मैं तुम सबसे, सबसे नफरत करता हूँ। ये बोलते हुए विंग अपने आंखों को बंद कर लेता है। हाँ, विंग को भी वो सब याद आ गया था। सब कुछ याद आ गया था कि कैसे सभी ने उसका फ़ायदा उठाया था और वांगजी ने भी उसका साथ नहीं दिया था। सब कुछ वांगजी ने कैसी दरिंदगी उसके साथ दिखाई थी, उसे सब कुछ याद आ रहा था। कितना ज़्यादा टॉर्चर उसे किया गया था, कितना परेशान उसे किया गया था इन अल्फाओं के द्वारा। विंग को सब याद आ रहा था, इसीलिए विंग ने अब डिसाइड कर लिया था कि अब उसकी लाइफ में कोई भी अल्फा एंट्री नहीं करेगा। वो किसी को आने नहीं देगा, भले ही विंग उससे कितना भी प्यार करे, बट वो किसी को भी आने नहीं देगा अपनी लाइफ में। ये उसने डिसाइड कर लिया था।
वही वांग जी बार बार विंग से मिलने की कोशिशें करता रहा, बट कोई फायदा नहीं। अब ऐसे ही दिन बीतते गए, उन लोगों को डिस्चार्ज भी मिल चुका था। वांग जी बार बार विंग के सामने आता, बट विंग उसे इग्नोर करके चला जाता था। एक दिन सबके सामने वांग जी ने विंग को प्रपोज किया था, बट विंग को बहुत ज्यादा ही वांग जी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वांग जी विंग से कहते हैं, विंग विंग आई नो मेरी फैमिली ने मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मुझे पता है मैंने हद पार कर दिया था, बट इस बार मैं सुधर गया हूँ। इस बार मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। विंग मुझे दोबारा चांस दे दो, मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। पिछले जन्म भी मैं तुमसे प्यार करता था, अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ विंग तुमसे। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, दोबारा चांस दे दो। मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा विंग। प्लीज़ विंग। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है, वो विंग को छूने का ट्राई करता है, बट विंग उसे झटके से दूर फेंकता है, जिससे वांग जी नीचे जा गिरता है। विंग वांग जी को गुस्से से देखता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। कितनी बार मैंने कहा है मुझसे दूर रहो। चिढ़ आती है मुझे तुम्हें देखते ही, नफरत होता है मुझे तुम्हें देखते ही। तुम्हें देखते ही मुझे वो सब याद आता है। नफरत होती है मुझे, नफरत। और मैं उस नफरत को बार बार अपने आगे नहीं लाना चाहता। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वो सब मुझे याद आता है। वो सब मैं याद नहीं करना चाहता, तो दूर रहो मुझसे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो दूर रहो मुझसे। तुम जो कह रहे हो ना, वैसे तो उन बातों में कोई भी वजन नहीं है, बट फिर भी मान लिया तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे लिए दूर रहो मुझसे। क्योंकि मुझे घुटन महसूस होती है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। वो सब मुझे याद आता है, वो सब दर्द मुझे याद आता है, और मैं उन सभी से दूर जाना चाहता हूँ। मैं किसी भी अल्फा को अपने पास नहीं आने देना चाहता। तुम सभी की औकात ही नहीं है मेरे पास आने की। समझ गए? या समझाओ लान वांग जी, दूर रहो मुझसे। ये बोलकर विंग चुटकी बजाता है और उसके आंखों में गुस्से से देखता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, आइंदा मेरे पास कभी मत आना। ये बोलकर विंग वहां से चला गया था। वही वांग जी विंग को बस जाते हुए देख रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू गिरे थे। वांग जी के दोस्त वांग जी को घेर के खड़े हो जाते हैं। वांग जी के दोस्त वांग जी से पूछने लग गए, वांग जी हुआ क्या है? आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है? विंग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने हमें नहीं बताया कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो। ये सुनकर वांग जी अपने घुटनों पे बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोता है और कहता है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। हमने उसके साथ बहुत गलत किया था शुयांग। हमने ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा ही रोता है। वो कहता है, हम अल्फा सच में घटिया होते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, हम ओमेगाओं को कुछ नहीं समझते। सच कहा विंग ने कि हम उसके काबिल नहीं हैं। सच कहा विंग ने। ये बोलकर वांग जी टूट गया था। वो कहता है, सच में अगर विंग मुझे नहीं चाहता है, तो मैं अब विंग के दोबारा आगे नहीं आऊँगा, ना ही उसका पीछा करूँगा। मैं कभी भी विंग को परेशान होने नहीं दूंगा। मैं भले ही दूर से बट विंग को देखा करूँगा, बट उसके करीब नहीं जाऊँगा। मैं विंग को परेशान नहीं करूँगा, इस बार तो बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। वहीं विंग अपने आंसू को क्लीन करता है। उसके दोस्त उसे देख रहे थे। वो भी पूछ रहे थे कि विंग आखिर हुआ क्या है, बट विंग अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताता और वो मुस्कुराते हुए कहते, कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, मैं बस इमोशनल हो गया कुछ बातें याद करके। ये बोलकर वो आगे जा ही रहा था कि तभी शिंगचन कहता है, विंग तुमने वांग जी को रिजेक्ट क्यों कर दिया? तुम भी तो वांग जी को पसंद करते हो। ये सुनकर विंग उन लोगों को देखता है और कहता है, हम हो गए, हम ओमेगाएं अकेले रह सकते हैं। हमें किसी भी अल्फा की ज़रूरत नहीं होती है शिनचैन। और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो मुझे कभी भी अल्फा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसकी तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। और इसी में हमारा ये एफएफ ख़त्म हो जाता है। हाँ, यहीं पर इस एफएफ की एंडिंग है, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि हर बार वांग जी विंग के साथ बुरा करता है और विंग को हमेशा ही वांग जी को माफ़ करना पड़ता है। बट
वो चाहती थी कि एक एफएफ तो ऐसा हो जिसमें विंग वांग जी को भुलाकर आगे बढ़ जाए, और उनके कहे अनुसार मैंने ये एफएफ बना दिया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ओके? और अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ भी करना। हर बार इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद वांग जी हमेशा विंग से माफ़ी मांग लिया करता है, और विंग उससे प्यार करता है इसलिए उसे माफ़ कर देता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता यार कि हर बार माफ़ करके उनके साथ आगे ज़िंदगी बढ़ाओ। कभी कभार हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कहानी वैसा ही है। चलो चलो अब कट करो, पैकअप पैकअप, हो गया कहानी ख़त्म। ये सुनकर सारे लोग अब इधर उधर देखने लग गए और सभी लोग पैकअप की तैयारी करने लग गए। जो भी एक्टर एक्टिंग कर रहे थे वो भी अपने आंसू को क्लीन करते हैं और फिर गहरी से सांस लेते हैं और सब लोग तारीफें करने लगे। वाओ, तुम लोग ग्रेट हो, सावजान, वांग यीबो, यू आर द बेस्ट एक्टर यार। सच में लोगों की कहानियों को इतने इमोशन के साथ तुम लोग ही हैंडल कर सकते हो, और ये कहानी तो सच में अलग है, हटके है। ये सुनकर वो लोग भी अपना मुस्कुराते हुए सर हिलाते हैं। तभी पीछे से वांग यीबो आते हुए सावजान के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, बेबी तुमने मेरा प्रपोजल कैसे रिजेक्ट कर दिया, मैं तुमसे नाराज हूँ। ये सुनकर हमारा सावजान वांग यीबो के कानों को खींचते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ ये सब हरकतें करोगे ना तो सच में मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर वांग यीबो डर गया था। वो कहता है, बेबी ऐसा मत कहो, तुम तो मेरी क्यूट वाइफ ही हो ना। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी क्यूट वाइफ के साथ ये सब कर सकता हूँ? वो लान वांगजी बेवकूफ़ था जो अपने प्यार को समझ ना पाया, और उसको अपनी फीलिंग बहुत लेट में समझ आई अपने प्यार को खोने के बाद। बट मैं ऐसा कभी ना करता। मैं किसी दूसरे के लिए अपने प्यार कभी हर्ट करता, और मैं ऐसा करने भी वाला नहीं हूँ। तो उसका और मेरे हिसाब में ना कंपेयर मत ही करो। मैं अपनी वाइफ ही से बहुत प्यार करता हूँ और कभी भी उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम भी मत छोड़ना। ये सुनकर हमारा सावजान मुस्कुराता है और कहता है, हाँ हाँ तुम मुझे छोड़ने दोगे। मैं भले ही तुम्हें रिजेक्ट कर दूँ बट तुम मुझे लट्टू की तरह पीछे पीछे आओगे। ये सुनकर वांग यीबो कहता है, हाँ मैं अपनी वाइफ से इतना प्यार करता हूँ, अगर वो मुझे मना भी कर देना तो मैं ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं कभी भी उसे अकेला छोड़ूंगा ही नहीं। ये सुनकर सावजान मुस्कुराता है और उसके गले पे हाथ रखता है, और वो उसके गालों पे किस करते हुए कहता है, अब चलो हमारा बेबी इंतजार कर रहा होगा। ये सुनकर वो लोग अपना हाथ पकड़ते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, यहाँ ये शूटिंग चल रही थी। आई नो कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, बट मैं क्लियर कर दूँ, कहानी तो वहीं पर ही ख़त्म हो गई थी। बट कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी होती कि आखिर उन दोनों को अलग क्यों कर दिया, मिलाना चाहिए था ना, कहानी को हैप्पी एंडिंग देनी चाहिए थे ना। तो उन लोगों के लिए ये कहानी है। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती उन लोगों के लिए, बट मेरी जो सब्सक्राइबर थी जिन्होंने वो कहानी एक्सप्लेन करने को कहा था उनके लिए वहीं पर ही वो कहानी एंडिंग हो जाती है। आई नो कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे कि मैंने अच्छी खासी कहानी को बर्बाद कर दिया, बट मैंने पूरी कोशिश की थी और मैंने सबके दिल के हिसाब से कहानी लिखी थी। मैंने उनके हिसाब से वहाँ पर कहानी ख़त्म कर दी और आप लोगों के हिसाब से एक कहानी ये बना दी कि उन लोगों ने ये सब शूटिंग किया था। वो लोग एक मूवी बना रहे थे जिसमें लान वांगजी और विंग का ये कहानी था। बट हमारे शाहजहां और ईवो की कहानी एक अलग ही है, जिसमें वो दोनों ही लवर्स हैं और साथ ही वो दोनों एक्टर्स हैं। एक्टिंग करते करते ही उन दोनों को प्यार हुआ और उन दोनों ने शादी कर ली और फिर उनका एक छोटा सा बेबी भी हुआ। और यहीं पर हमारा ये एफएफ खत्म होता है। न्यू एफएफ के साथ हम बाद में मिलेंगे। और मेरी एक सब्सक्राइबर का आज बर्थडे था, सॉरी मैं कुछ कर नहीं पाई, बट हाँ कल मैं आपने जो एफएफ बोला था मैं उसे लाऊंगी, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय। और हाँ, अगर आपको भी कोई कहानी का सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं धीरे धीरे करके सभी ला रही हूँ, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।